जी के वेब टीवी के नाजरीन को ज़ुबैर कुरैशी का सलाम पहुँचे। नाजरीन, पोलन एलर्जी या मौसमियाती एलर्जी जो मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों से निकलने वाले ज़र्रात से फैलती है, तहम वादी कश्मीर में इन दिनों रूसी सफ़ेदों से निकलने वाले गालों की वजह से भी ये एलर्जी आम लोगों में फैल रही है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं वादी कश्मीर के मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट और सिटी हॉस्पिटल श्रीनगर के सरबराह डॉक्टर नवीद नज़ीर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आगाज़ में थोड़ा सिंपली समझना चाहेंगे आपसे, क्या है ये एलर्जी और किस तरह ये ख़तरनाक साबित हो सकती है? देखिए, एलर्जी जो होती है ये एक यूजुअली हम देखते हैं कि ये मारूसी तकलीफ होती है, यानी कि ये फैमिलीज़ में रन करती है। ये ट्रांसमिसिबल नहीं है, लेकिन एक जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होती है जिसकी वजह से एक पेशेंट में इनहेरेंट होता है कि किसी चीज़ से इसको एलर्जी होती है। वो फूड आइटम से भी हो सकती है, वो पोलन से भी हो सकती है, वो डस्ट से भी हो सकती है, या बाकी कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट में जो होती है उससे एलर्जी होती है। तो यूजुअली ऐसे एलर्जिक पेशेंट्स जो होते हैं, इनमें जो सिम्टम्स आते हैं वो ट्रिगर होते हैं जब वो उस चीज़ से एक्सपोज होते हैं, जब वो जिस चीज़ से वो एलर्जिक होते हैं। तो ये एलर्जी जो है डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस में सामने आती है। किसी को स्किन एलर्जी होती है, किसी को आइज़ में एलर्जी होती है, तो आंखों से आंसू आना, आंखें लाल होना। नेज़ल एलर्जी होती है, इसकी अलामात हैं। बिल्कुल, नेज़ल एलर्जी होती है तो एलर्जिक राइनाइटिस, ज़ुकाम होना, नाक बहना, ये भी एक सिम्टम है। अगर किसी में गले में होती है तो सोर थ्रोट, आवाज़ बिगड़ना या गले में दर्द होना। या अगर लंग्स में एलर्जी होती है तो उसको हम अस्थमा का नाम देते हैं, जिसे हम एलर्जिक अस्थमा आम तौर पे माना जाता है। तो ये पेशेंट्स में यूजुअली सिम्टम तभी होते हैं जब वो इन चीज़ों से एक्सपोज होता है। तो जब हम ये मौसम हमारा चेंज होता है फ्रॉम विंटर टू स्प्रिंग, ये हमारा पोलिनेशन का सीज़न भी होता है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो है, जो पेशेंट इन पोलन से एलर्जिक होते हैं तो उनमें ये सिम्टम्स आ जाते हैं जब वो एक्सपोज होते हैं। तो अब आपने रूसी सफ़ेदों की बात कही। देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये हमारे लिए एक आम तासुर है। जब ये रूसी सफ़ेदी की रुई जो है ये एटमॉस्फेयर में आती है तो हम इससे शायद एलर्जिक है, लेकिन ये हमारे लिए इसलिए हम इसको कल्प्रेट मानते हैं क्योंकि एक विजिबल चीज़ है जो हमें एटमॉस्फेयर में दिखती है। तहकीक से और जो स्टडीज़ जो हमारे कश्मीर में हुई है या बाकी जगह भी हुई है, हमने देखा है कि ये पहली बात तो ये कि ये जो रुई तैरती है ये बेसिकली पोलन नहीं है, ये इस पेड़ का सीड है। पोलन इसका जो है वो अलग है, वो भी एटमॉस्फेयर में होता है जो दिखता नहीं है, जो छोटे छोटे ज़र्रात हैं। बिल्कुल। ये जो और जो ये हमारा रुई आती है, अगर हम इनहेल भी करते हैं नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू अंदर चला जाता है तो ये हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि इसका साइज़ इतना बड़ा है कि बॉडी में जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है इसको रास्ते में ही रोक देता है। इस वजह से इसे हम खामोखा पे एक बड़ा कल्प्रेट मानते हैं, जबकि कल्प्रेट जो है वो बाकी और पोलन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में दिखते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल आप किकर का पोलन लें, देवदार का पोलन लें, पाइन ट्रीज का लें, या कोई और बाकी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो भी है, उनके पोलन भी हमारे एटमॉस्फेयर में तैरते रहते हैं, जो रिसर्च कहता है कि जो ज़्यादा एलर्जिक हैं एज कम्पेयर टू रशियन पॉपुलर का पोलन। इस वजह से जो है मैं मतलब लोगों से यही अपील करूंगा आपके वसादत से कि हमें जो है जो भी एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं उनको इस ऑनसेट ऑफ सीजन से पहले एक तो अपना एक चेकअप कराना चाहिए। जो उनका ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर रहे होंगे डॉक्टर साहिबान, उनको यही आपसे पूछना चाह रहा था कि इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है। बिल्कुल, दो चीज़ें हैं। एक तो अवॉइडेंस थेरेपी, यानी कि किसी को पता है कि मुझे डस्ट से एलर्जी है या इस ट्री से एलर्जी है या इस ग्रास से एलर्जी है, तो बेहतर ये रहेगा कि वो वहाँ पे जाए ही ना। अब कुछ चीज़ें एटमॉस्फेयर में होती हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं, तो हम प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। जैसे अगर बाहर हम जाएंगे तो एक मास्क पहन के हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है इन चीज़ों से एक्सपोज होने से, क्योंकि हमने देखा कि जैसे कोविड का हमारा 3 साल का दौर था, तो इन वजह उस टाइम पे हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में मास्क पहनते थे, तो हमने देखा था कि एलर्जी के जो अटैक्स यूजुअली हम इस सीज़न में हुआ करते थे उनमें भी काफ़ी कमी आई थी। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हो सकता है। और सेकेंड, एलर्जी प्रॉब्लम जो होती है ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होती है, इसको हम जड़ से ख़त्म नहीं कर पाते हैं। सर, ये एहतियाती तदबीर ये तो उनके लिए हो गई जो आम लोग हैं। अब
जो खुदा नख्वास्ता ऑलरेडी इस दर्द से जूझ रहा है तो वो क्या करे? वही मैं कह रहा था कि जो एलर्जी में मुबतला होते हैं ये लाइफ लॉन्ग होते हैं, हालांकि सिम्टम्स इनको ओकेजनली आए लेकिन प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग होती है। तो इस वजह से बिफोर द ऑनसेट ऑफ सीज़न जब उनको पता है कि हमें पोलन के सीज़न में एलर्जी होती है तो उनके बेटर ये रहेगा कि वो अपने डॉक्टर साहिबान के पास जाए और एक चेकअप करा ले। वो उनके ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज़ कर देंगे, यानी कि कुछ ऐसी मेडिसिन रख सकते हैं जिनसे उनको एक प्रोटेक्शन मिल सकती है, जो अटैक होने से जो एलर्जी का अटैक हो सकता है उनमें, उनसे उनको प्रोटेक्शन मिल सकती है। और जो भी दवाई लेनी है उसके लिए पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना लाजमी। बिल्कुल, क्योंकि हम इस टाइम देखते हैं कि जब गला ख़राब हो गया, ज़ुकाम हो गया, छाती ख़राब हो गई तो हम ओवर द काउंटर जाते हैं, एंटीबायोटिक भी लेते हैं, एंटी एलर्जिक भी लेते हैं, कुछ और दवाइयाँ भी साथ लेते हैं। तो अननेसेसरली एक जब कोई एलर्जिक पेशेंट होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है, अननेसेसरली हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे भी बुरे असरात पड़ते हैं और एक रेजिस्टेंस ही डेवलप होती है कि जब उनको फिर ये इन्फेक्शन होता है फिर वो दवाई असर ही नहीं करती है। सर, चूँकि ऑलरेडी N1H1 का ज़ोरों से उसके जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, कोरोना वायरस भी अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है, तो क्या कुछ ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि कोविड का वायरस जो है ये हमारे साथ ही रहेगा, फ्लू का वायरस हमारे साथ ही रहेगा। तो हमें इसके साथ जीने की आदत करनी है और जो भी हम एहतियाती तदाबीर लें, जैसे हमारा फ्लू सीज़न आता है तो प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर हम पहले से लें, स्पेशली जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, तो जितने वो एहतियाती तदाबीर लेंगे वो उतना ज़्यादा इसमें बच सकते हैं। वो वैक्सीन के फॉर्म में हो या फिर प्रोटेक्टिव जो बाकी अप्रोप्रिएट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना के वो इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं फैलने से। तो वो अगर हम अपनाएं तो हमारे जो ऑल रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो हैं, जो इन विंटर्स में या फिर इन पोलन सीज़न में शिद्दत इख्तियार करती है, उनको हम रोक सकते हैं। सर, आखिर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो हमारे घरों में बुज़ुर्ग हैं या हमला ख़वातीन हैं या ख़ुसूसन छोटे बच्चे हैं, उनके लिए किस तरह के आप सजेस्ट करेंगे कि वो किन चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का वतीरा बनाएं सो दैट वो इससे बच सकें? बिल्कुल, देखिए, जिन कैटेगरीज़ का आपने नाम लिया ये हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम भी कम होता है और ये ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं ये इन्फेक्शन होने के। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि वो जो ड्यूरिंग विंटर्स या ड्यूरिंग जब ये फ्लू का सीज़न होता है तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि वो ज़्यादा बाहर ना निकलें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर किसी को ये सिम्टम है वो आइसोलेट हो जाए, क्योंकि अगर वो आइसोलेट होता है तो उससे जो बाकी अफरादी खाना में इन्फेक्शन फैलने का ख़तरा रहता है वो उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वो 5 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का बहुत कम चांस रहता है, तो फिर बाकी अफरादी खाना बिल्कुल सही रह सकते हैं। वरना हम देखते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर एक बंदे को घर में ऐसा इन्फेक्शन होता है तो ये फिर पूरे फैमिली में कुछ देर में फैलता है। लेकिन अगर ज़्यादातर डिस्टेंस कितनी रखनी चाहिए और मास्क? देखिए, वो तो हमें पता, मास्क 2 फुट 2 मीटर की दूरी, वो तो हमें पता ही है। आप मेरे ख्याल में आज बच्चे को पता है कि कोविड ने हमको सब कुछ ये सिखा दिया कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर है, क्योंकि हर कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है वो इसी थ्रू ट्रांसमिट होती है। तो कफ एटिकेट्स मेंटेन करना, मास्क पहनना, फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करना, गैदरिंग्स अवॉइड करना, स्पेशली जो ऑलरेडी इन सिम्टम्स में मुब्तला हो, ताकि ये बाकी लोगों में ना फैले, वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा, ये थे फौदी कश्मीर के मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीद नज़ीर, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये मौसमियाती एलर्जी जो है इसका एहतियात और इलाज ही हमें इससे छुटकारा दे सकता है। आप देख रहे हैं GK वेब TV, हमारे साथ बने रहिए।